कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक पहाड़िए को। ये पहाड़ी जीवन अपने आप में ही थोड़ा कठिन होता है। वहाँ के कठिन जीवन को लेकर कभी कुछ लिखा? हाँ, कठिन जीवन को लेकर के ज़्यादा तो नहीं लिखा। धरती माँ तेरी जय हो, जब से तेरी गोद में जन्म लिया है तब से कितने ही सुखों का भोग किया है। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर दस्तक दिल की बात कलम से। आप जानते हैं, दस्तक में आपकी मुलाकात होती है ख़ास मेहमान से जो अपनी ख़ास पहचान बना चुके हैं। चाहे गीत हो, गज़ल, नज़्म, कविता या कहानी या उपन्यास, लिखने वालों से होती है आपकी ख़ास मुलाकात। और अब की बार मुलाकात में हम ढूंढ कर लाए हैं चंबा की वादियों से एक शायर, एक कवि, एक गीतकार, एक कहानीकार। जब घूमते हुए वो मिले और पेड़ के तने के साथ कमर टिकाए कविता लिख रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी और उनकी कविताएं सुनी। और कभी उनके हाथ में कैमरा होता है फोटोग्राफी के लिए, तो कभी कागज़ और कलम होती है उन शब्दों को शब्दों के साथ अपने उद्गार अभिव्यक्त करने के लिए। हिमाचल से शायर ढूंढ कर लाई हूँ और दोस्तों, आज आप उनसे रूबरू होंगे। और परिचय के तौर पर अगर मैं उनके बारे में और कुछ बताऊं तो यही कहूँगी कि प्रोफेशन की बात करें तो हिंदी के अध्यापक है, सम्मानित साहित्यकार हैं और गीत, गज़ल, नज़्म, कविता, कहानी, उपन्यास, लघु कथा, संस्मरण, लेख, आलेख सभी विधाओं पर कलम चलती है। और उनकी कलम किस तरह से चलती है, उनकी रचनाएं भी सुनेंगे। और देर कैसी, मिलवाते हैं आपको केवल सिंह भारती साहब से। केवल जी, आप जस्ट टीवी के स्टूडियो में आए और हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और चंबा की वादियों से यहाँ पधारे जस्ट टीवी के प्रांगण में। आपका दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत नमस्कार मैम। जी, चलो ढूंढ ही लिया हमने आपको। चलो अपन ले आए हैं तो हमें भी अच्छा लगा कि चलो इतना बड़ा अवसर हमें मिल गया। जी बिल्कुल, हमारा भी अवसर, हम क्यों चौंकते, क्योंकि हमें भी बहुत बड़ा अवसर मिला है। हिमाचल के कल्चर को समझेंगे, जानेंगे, वहाँ की पहाड़ियों, वादियों, झरने, पहाड़, नदियों पे बात करेंगे। और जाहिर सी बात है कि सौंदर्य प्रेम हो चाहे प्रकृति प्रेम हो, आपकी रचनाओं में मुखरित तो होगा ही वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है। जी, स्वाभाविक है मैम। और आप चंबा से हैं और हिमाचल से हैं, तो मुझे ये बताइए कि हिमाचल में जो चंबा है और वहाँ पे भी जो खजियार है, वहाँ की प्रकृति पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका गांव कौन सा है, कैसा आपका जीवन रहा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक पहाड़िए को? जी जी बिल्कुल मैम, ये पहाड़ी जीवन अपने आप में ही थोड़ा कठिन होता है। अच्छा। जैसे कि आपने कहा पढ़ाई के बारे में, तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव के स्कूल में ही हुई जी। और मेरे गांव का नाम लक्कड़ मंडी है। लक्कड़ मंडी? जी। अच्छा, ये लकड़ का काम ज्यादा होता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल, लक्कड़ का काम बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। और इसीलिए उस जगह का नाम लक्कड़ मंडी है। अच्छा जी। और ये लक्कड़ मंडी नाम इसलिए पड़ा है कि जब ब्रिटिश काल के दौरान जब भारत में रेलवे ट्रैक बननी शुरू हुई तो रेलवे ट्रैक के लिए स्लीपर की बहुत ज़रूरत रहती थी। और वो जो मेरा गांव है, गांव लक्कड़ मंडी या काला टॉप, खजियार, डलहौजी, ये एरिया देवदारों से आच्छादित है। बहुत बड़े बड़े देवदार और घने जंगल हैं देवदारों के। तो उन देवदारों का कटान हुआ करता था जी, वो पर्टिकुलरली फॉर द पर्पस ऑफ रेलवे ट्रैक। तो वहाँ फिर उस लकड़ी के काम के लिए ही हमारे पूर्वज उस लकड़ी के काम ही करते थे। उस जगह का नाम था लक्कड़ मंडी जी। तो वहीं 1973 में एक प्राइमरी स्कूल खुला। उस स्कूल में 1978 में मेरी एडमिशन हुई। अच्छा जी, 73 में स्कूल खुला? हाँ जी। 78 में आपका एडमिशन? 3-4 साल के थे आप? हाँ जी, तो 5 साल का। अच्छा। स्कूल तो 73 में खुला। अच्छा। तो 78 में मेरी एडमिशन हुई। 5 साल के? जी, प्राइमरी स्कूल मैंने वहीं से किया। उसके बाद। और आपका जन्म कब हुआ? मेरा जन्म
1971 में मैम। अच्छा जी, 71 में आपका जन्म हुआ, जी। 73 में स्कूल खुला जी 78 में आपने एडमिशन लिया। जी मैम, हाँ जी। तो प्राइमरी एजुकेशन मेरी वहीं से है। उसके बाद छठी कक्षा के लिए गांव लक्कड़ मंडी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर डलहौजी, जो कि वर्ल्ड फेमस है, बिल्कुल, वहाँ हाई स्कूल था, गवर्नमेंट राजकीय उच्च विद्यालय डलहौजी। तो बाकी की पढ़ाई आगे वहाँ से की मैं। तो फिर जाना कैसे होता था उन दिनों? तो उन दिनों जाना टफ था, 10 किलोमीटर का सफ़र था, तो कोई रोड था, कभी कभार ही उस रोड में कोई गाड़ी आती थी, कोई गाड़ी, मतलब एक लकड़ी के लिए एक ट्रक ही वहाँ आता था। अच्छा जी। जो लक्कड़ मंडी में लकड़ी के लिए एक ट्रक आता था या कोई जीप आती थी, यदा कदा। सड़कों की व्यवस्था नहीं थी। सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, यदा कदा आती थी, तो हम बड़े खुश होते थे कि भाई कोई गाड़ी आई है। कच्ची पगडंडियां होती थी। कच्चा मतलब बस ट्रक योग्य छोटा सा, छोटे ट्रक थे, छोटे ट्रक वहां तक पहुंचते थे। कच्ची ही सड़क थी लक्कड़ मंडी तक। तो फिर वहां से जब हम स्कूल के लिए, डलहौजी के लिए, तो कोई बस सर्विस या कुछ था नहीं। 10 किलोमीटर दूर हमें कक्षा 6वीं के लिए जाना पड़ता था, पैदल चलकर, और पैदल 10 किलोमीटर जाना और शाम को वापस घर पहुंचना, ऐसा था। बहुत मुश्किल राहें थी। हाँ, टफ था, 5वीं के बाद टफ था। और थक जाते होंगे, फिर पढ़ाई कहाँ से होती होगी जब 10 किलोमीटर बच्चा जाएगा, 10 किलोमीटर वापस आएगा, 20 किलोमीटर का सफर करने के बाद किताब के हर्फ लिखने, याद करने, होमवर्क करना, ये सब बचता था उस चीज के लिए समय? थक नहीं जाते थे? समय मैं अब अपने आप को उस समय पर लेके जाऊं तो मेरे को लगता था मैं बिल्कुल नहीं थकता था। और मेरे पास फुल टाइम होता था, मैं पूरा होमवर्क कर सकता हूँ, मैं खेलने के लिए भी समय निकाल लेता हूँ, और मैं वो सफर कभी ऐसा फील नहीं किया कि हम बहुत दूर दूर जा रहे हैं। होमवर्क नहीं मिलता होगा फिर? मिलता था, होमवर्क इतना नहीं मिलता होगा जितना आज के बच्चे पे प्रेशर है। आज में बहुत प्रेशर है। आप तो टीचर हैं, आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल। आप बच्चों को खुद भी होमवर्क देते होंगे, तो उतना प्रेशर पढ़ाई का नहीं था ना, जितना स्कूल में पढ़ा दिया शायद उस समय था, इतना था नहीं। मतलब होमवर्क देते भी थे तो हम तो 40% या 30% ही करके चले जाते थे। तो उतना मतलब पढ़ाई का इतना जोर नहीं था जैसा डंडे नहीं आज खाने पड़ते थे होमवर्क कंप्लीट ना होने पे? तो कभी कभी डांट पड़ती भी थी, मार ज्यादा नहीं पड़ी। अच्छा, ज्यादा तो नहीं टीचर पड़ी। अच्छे रहे होंगे फिर। जी किसी स्कूल में तो पुराने दौर में बताते हैं कि टीचर उल्टा मुर्गा करके डंडी से मारते थे, मुर्गा करवाते थे, हाथों पे बहुत जोर जोर का मारते थे। उसी समय की बात है जब बहुत पिटाई हुआ करती थी, पर बाय चांस मुझे बहुत कम मार पड़ी, बहुत ही कम। मतलब अगर हम इस बात का निष्कर्ष निकालें तो हम ये बात कह सकते हैं कि बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना सिखा दे रही थी जिंदगी। बिल्कुल मैम, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। आज के बच्चे को जीवन की कठिनाइयाँ, जो घरेलू कठिनाइयाँ नहीं है बच्चों को, कि घर वाले कैसे गुजर रहे हैं, घर वालों के लिए साथ क्या दिक्कतें हैं, पैसा कैसे कमाया जा रहा है ना जी। बच्चों को अपने से मतलब है कि फीस आ रही है, खर्चा मिल रहा है। पेरेंट्स की 2-4 होती मुश्किलों से बच्चों को आज की डेट में कोई लेना देना नहीं है। जी, पर पहले तो शायद घर के हिसाब से ही अपने शौक पूरे करते थे। अब इसका ये है मैम कि पहले पेरेंट्स इन्वॉल्व बहुत कम थे, पर्टिकुलरली गांव में बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट होती थी कि भाई बच्चे की पढ़ाई में पेरेंट्स इन्वॉल्व है। आज मुझे लगता है 80 से 90% तक तो पेरेंट्स इन्वॉल्व है। बच्चे की एक एक चीज की खबर रख रहे हैं कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, कब कितना क्या कर रहा है। जी बिल्कुल, पहले नहीं रखते थे, ये तो सच्चाई बात है। जी बिल्कुल सच कहा आपने। और बहुत सारे सवालों पे बात करनी है। जिस तरह से आप टीचर बने, टीचर तो आप बने, आपने बीएड एमएड वगैरह करी जी। और अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी भी तो मुश्किल से ही मिलती थी ना उन दिनों। नौकरी तो बहुत आसानी से, सरकारी नौकरी तो वैसे ही नहीं मिलती थी। मुश्किल था। पहाड़ों में कितने दूर दराज में दूर दूर घर होते हैं, सुविधाएं नहीं होती। जी। तो और किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इन बातों पर भी बात करेंगे। और लिखना कब शुरू किया, ये सवाल तो सबसे पहला सवाल रहता है, लेकिन बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। लेकिन दोस्तों समय है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। और आज हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में हमारे मेहमान साहित्यकार हैं
केवल सिंह भारती जी, जो कि हिमाचल चंबा से खजियार से आए हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब इनसे लेने हैं, बहुत सारी बातें करनी है, कुछ दिल की कुछ दिमाग की। तो भारती जी, चंबा के बारे में, खजियार वाकई बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ पे तो फिर आपकी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका भी सामना बहुत करना पड़ता होगा। जी बहुत। किस तरह से, मतलब किन मौसम, समस्याओं से ज्यादा जूझते हैं? जी जी, मौसम की ज़्यादा है। अच्छा। खासकर डलहौजी एरिया की हम बात करें तो मौसम वहाँ बहुत ख़राब रहता है। आपको जून महीने में अगर बारिश लग पड़े तो आपको यकीनन स्वेटर या जैकेट पहनना पड़ेगी। जून के महीने में? मई जून में। मई जून में। और मई जून में भी आग सेकने का वहाँ पर प्रचलन है। अच्छा जी। मई जून में आप खूब आग सेकना पड़ सकती है आपको। तो मौसम की प्राकृतिक हम वहाँ पर कठिनाई जो है वो मौसम की ही है सबसे ज़्यादा, कि बर्फबारी में, हाँ। बर्फबारी में बर्फ़ ज़्यादा पड़ना, बरसात में लैंडस्लाइड होना, या फिर बारिशें अधिक होना, या ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। डलहाई में है डलहौजी, ये काला टॉप खजियार, तो ठंड का ज़्यादा प्रकोप है। तो कितनी बर्फ पड़ती थी, मतलब तो याद है कोई दौर जी, ऐसा कि सबसे ज्यादा कब पड़ी जी, थी? वहाँ बहुत बर्फ पहले पड़ा करती थी। जैसे हमारा गांव है लक्कड़ मंडी गांव, तो एक समय वहाँ पर 18-20 फीट बर्फ पड़ती थी। अच्छा जी। इतनी बर्फ पड़ती थी कि वो गांव नजर नहीं आता था। थोड़ा ऐसे ढलानदार जगह है और उस ढलान में इतनी बर्फ पड़ जाती थी कि वहाँ पर कोई भी घर नजर नहीं आता था। तो कुछ उस माहौल पे वो जो बर्फ गिरती थी और वो जो माहौल था और उन परिस्थितियों में तंग आए लोगों को देखकर उस भावना, कुछ दिल से उद्गार हुआ कि कुछ कहा जाए? वहाँ के कठिन जीवन को लेकर कभी कुछ लिखा? हाँ, कठिन जीवन को लेकर के ज़्यादा तो नहीं लिखा, क्योंकि कठिन जीवन को आप आसानी से जी रहे थे। हाँ, क्योंकि वो वही लाइफ थी। परिवार में जिस तरह का सिस्टम चला हुआ था उसमें भी हम वो चल रहे थे। कठिन जीवन कठिन ही नहीं लगता होगा, आसान कर लिया होगा ना। हाँ, जब हम कहते हैं कि कठिनाइयों से दो चार होते होते उस कठिनाई को आसान कर लेते हैं। हाँ, आगे चल के लगा जब हमारे ऊपर बात आ गई। अच्छा। तब लगा जब खुद हमको वो सब कुछ करना पड़ गया, हमारे हाथ में आ गया, मतलब सरवाइव करना हमने खुद अपने हाथ में ले लिया। जब तक पिता संभाल रहे थे तब तक नहीं, जब खुद पिता बने जी तब जी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और कहते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य में जो इंसान रहता है उसका मन भी उतना ही सौंदर्य से भरा होता है, यानी उसका मन भी उतना प्रफुल्लित रहता है, खुशमिजाज होते हैं। हमने देखे हैं हिमाचली, मतलब शांत सौम्य, बड़े कूल माइंडेड होते हैं। और ये तो अपने जीवन में बहुत देखा, आपको देख के भी साफ पता चल रहा है आपके चेहरे का नूर, है ना। तो बिल्कुल ठहराव, कोई आपाधापी नहीं, कोई तनाव नहीं। शायद इसका कारण क्या लगता है आपको? इसका कारण तो यही कह सकते हैं कि कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि या फिर उस आंचलिकता ले सकते हैं, या पहाड़ जिस जगह पर हम रहते हैं सभी लोगों का स्वभाव उस तरह का रहता है। सवाल बहुत सारे हैं, साहित्य पर बात करेंगे, आपसे कविताएं भी सुननी है, तो कविताओं की तरफ रुख करते हैं, बीच बीच में बातें भी करेंगे। तो एक खूबसूरत कविता के लिए आग्रह करती हूँ, देखकर पढ़ना चाहें किताब से खुद? जी बिल्कुल। पहले मैं इस किताब पे जरा बात कर दूं, अपने दर्शकों को दिखा दूं। दोस्तों, ये एक किताब है भारती साहब की और इसमें व्यंग्य की कविताएं हैं, देशभक्ति कूट कूट के भरी है, रचनाओं का स्तर बहुत बेहतरीन है। लेकिन किताब का नाम सुनकर आपको थोड़ा सा व्यंग्य लगेगा। मुझे देश से क्या लेना, लिख तो दिया है पर देश की चिंता बहुत ज़्यादा है इस किताब में, और किताब से भी सुनेंगे बहुत सारी रचनाएं। जी, मैं स्वागत है। किताब से ही पढ़ दूं? हाँ, जैसा आपकी इच्छा। आज आपका दिन है, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान के मन के मुताबिक हमें काम करना चाहिए। जी जी बहुत मैं एक बात सोच रही हूँ, पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, गांव में दो प्रेमी रहते हैं। जब हम ये बात सुनते हैं, ये गीत सुनते हैं, चंबेदा गांव, किसी ने चंबा ना भी देखा हो लेकिन गीत को सुनने के बाद चंबे से प्यार हो जाता है।
जी, बहुत ही सौंदर्य है। डलहौजी, चंबा, खजियार, बनीखेत, ये प्राकृतिक सौंदर्य, यूं समझ लें कि प्रकृति माँ ने कूट कूट कर भरा है। कूट कूट के भरा, इसलिए गीतों में चंबेदा गांव जी, पर्वत के पीछे। जी, क्या बात है जी, स्वागत है। जी, धन्यवाद मैम। सारी ही किताब आपकी है। जो मन करे सुनाइए, ऐसा कुछ नहीं कि ये मैम, मैं ये इससे पहले की कविता सुनाऊं, एक बात कहना चाहूँगा, मुझे देश से क्या लेना। पर मैं वही सोच रही थी कि आपने शीर्षक क्या सोच जी, के रखा। मुझे देश से क्या लेना। मैं पहले इस शीर्षक को स्पष्ट करना चाहता हूँ एक मिनट में, जरूरी है कि मुझे देश से क्या लेना ऐसी प्रवृत्ति हो गई है लोगों की। अपने आप पर व्यक्ति इतना केंद्रित हो गया है कि ये भाव आ गया है कि मुझे देश से क्या लेना है, क्योंकि अपनी व्यक्तिगत समस्याएं ही इतनी हैं। सही बात है। तो मैं इसलिए शीर्षक दिया सवाल है, करता हुआ शीर्षक है जी, बिल्कुल, कि ये सोच ना हो कि मुझे देश से क्या लेना। सही बात है जी, जी मैम, ये सोच ना हो कि मुझे देश से क्या लेना है, जबकि ये सोच हो कि देश ने ही सब कुछ दिया है, और मैं कभी ये ना सोचूं कि मुझे देश से क्या लेना। सही बात है जी। तो मैं इस देश से क्या लेना की एक कविता अब आपके समक्ष रखना चाहता हूँ मैम। शीर्षक है धरती माँ। जी, हमारी धरती माँ जी, उस तरफ है। धरती माँ। कविता इस प्रकार है मैम जी। धरती माँ तेरी जय हो, जब से तेरी गोद में जन्म लिया है, तब से कितने ही सुखों का भोग किया है। जो चाहा वो खाया है, जो चाहा वो पहना है, जी। जो चाहा वो कमाया है, उत्सव मनाया है। अपने शरीर की सारी मैल तुझ पर उड़ेलता रहा, तेरी गोदी में बैठकर तुझे ही नोचता रहा। कभी जाने अनजाने, कभी बहुत चतुर बनकर, अदृश्य धर्म आस्था को लेकर कई कई बार इंसान से जानवर भी बना। धरती माँ तेरी गोद में चार दीवारी खड़ी करके ऊपर एक छत बनाकर उसे घर कहकर परिवार के सारे सुख साधन एकत्रित किए हैं मैंने। तब जब सब बिखर जाएगा, मैं ना रहूंगा, एक पोटली मेरे पास रह जाएगी माँ, तेरे कर्ज की पोटली। तेरा कर्ज ना चुका पाऊंगा माँ, जन्मों जन्म लगा रहूं तो भी नहीं। मैं अपना सामर्थ्य जानता हूं धरती माँ, मैं नहीं चुका पाऊंगा तेरा कर्ज। क्या बात है। तो ये एक मेरी बुक से पोएम थी मैम। मैं प्रकृति को धन्यवाद दे रहे हैं, सृष्टि को दे रहे हैं, धरती माँ को दे रहे हैं कि इतना कुछ हमें धरती देती है, और हम धरती पर प्रकृति ने जो हमें संपन्नताएं दी हैं और इतना कुछ दिया है, फिर भी हम काट छाट, यानी हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो फिर प्रकृति भी हमसे बदला तो लेती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, है ना। जी मैम, बहुत खूब। और हर विषय पे फिर आपने कविता लिखी होगी, विषय तो बहुत सारे होंगे, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य तो मुखरित हुआ होगा खूब कविताओं में। जी जी जी, है ना, ये भी सुनेंगे आपसे, और बहुत सारी रचनाएं सुननी है, और आप लघु कथा भी कहते हैं। जी, लघु कथा तो भी, एक लघु कथा भी सुनते हैं आपसे। और दोस्तों कहीं नहीं जाइएगा, लघु कथा लिए बैठे हैं, और बहुत सारी मीठी मीठी बातें तो अभी बाकी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। दिल की बातें हो रही हैं। दस्तक में मेहमान हमारे केवल सिंह भारती साहब बैठे हैं, और कविताएं भी आपने सुनी, कुछ दिल की, कुछ साहित्य की बातों पर कर रहे हैं चर्चा। बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। केवल जी,
कविता पे आपने बात करी, पहाड़ी जीवन पर करी, क्या पगडंडी, क्या रास्ते, क्या प्राकृतिक आपदाएं, कितना झेलना, सहना, संघर्ष करना जीवन सिखा देता है बचपन से ही। बहुत खूब। और मुश्किलों का सामना इस कदर करते हैं कि कोई मुश्किल ही नहीं लगती, आसान होने लगती है, तो आसानी ही फिर जीवन का संबल हो जाती है। कविताओं से रूबरू हुए और भी कविताएं सुनेंगे, लेकिन आप लघु कथा बहुत अच्छी कहते हैं। तो है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि लघु कथा भी लिखूं और लिखता हूँ। और क्योंकि लघु कथा संक्षिप्त कहानी होती है। जी जी, है ना, कहानी में तो विस्तार होता है, लेकिन लघु कथा में संक्षिप्त कम शब्दों में बड़ी बात आ जाती है। बिल्कुल, है ना, तो ज्यादा समय नहीं लगता। तो हम भी आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो एक लघु कथा से आग्रह करते हैं। जरूर एक लघु कथा के लिए। हाँ जी। एक लघु कथा है मैम जी, ये जिसका शीर्षक है खोट। खोट जी, शीर्षक मैं दोहराना चाहूंगा। जी, खोट। जी, खोट शीर्षक से एक लघु कथा है। जी। राहुल खेल कर घर पहुंचा। उसके पापा तहसीलदार थे। घर पर पापा ने पूछा, कहां पर थे 2 घंटा? राहुल ने कहा, खेल रहा था। पिताजी ने पूछा, कहां? दशहरा ग्राउंड में। किसके साथ? पानी पूरी बेचने वाले के बच्चों के साथ। अच्छा। 5 साल बीत गए, राहुल कभी दशहरा ग्राउंड में नहीं दिखा। तो ये थी मेरी लघु कथा खोट। खोट जी, यानी गरीब होना भी एक खोट है। जी, जी। हाँ। गरीब होना भी एक खोट है, या फिर हम कह सकते हैं कि खोट किसमें है, कि खोट किसमें है? उस गरीब में है या उन नजरों में है जो उसको उस नजर से देखती है। इतने बड़े एक व्यक्ति में है जो कि ओहदे से तहसीलदार हैं, या उस बच्चे में है जो उसके साथ खेल के आया है, या उन गरीब बच्चों में जो पानी पूरी वाले बेचने वालों के हैं। और किन विषयों पे लघु कथाएं होती हैं आपकी? विषय क्या रहते हैं? सामाजिक विषय ही रहते हैं, भावनाओं से जुड़े विषय ही रहते हैं मैम। और थोड़ा मैं कोशिश में ऐसा जब कोई दिल को छू लेती है चीज, तो उस पर मैं लघु कथा लिखता हूँ। जी जी, बहुत। और फिर से रुख कर लेते हैं कविताओं की ओर। आपकी मुकम्मल किताब भी आप लिए बैठे हैं। जी, तो जी, कुछ और रचनाएं हो जाए। जी जरूर मैम। बहुत खूब। और जी, स्वागत। जी मैम, मैं मेरे काव्य में रिश्तों को लेकर के बहुत सारी कविताएं हैं। रिश्तों को लेकर कविता है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और एक बात पूछना चाहूंगी, मैंने देखा भी है, सुना भी है कि जो पहाड़ी लोग होते हैं, पहाड़ियों में प्रेम भावना बहुत होती है। उनके गांव में कोई चला जाए, बहुत आव भगत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम देते हैं। क्या वो चीजें आज भी है? रिश्तों की बात चल रही है ना। जी जी, क्या वो चीजें अभी भी हैं? क्योंकि दूर दराज में गांव होते थे, और कोई धोखे से या किसी तरह से कोई पता पूछने वाला भी हो, उसको भी खाना वाना खिला के भेजते थे पूरा आव भगत के साथ। हमने वो माहौल भी देखा है। वो माहौल आज भी है। अच्छा। आज भी है जी। पर एक बात ये भी सच है कि आज उन भावनाओं का, उन आव भगत का, या फिर उस इंसानियत के उस स्तर का आज थोड़ा फर्क आया है। आज के आधुनिक समय की शायद ये विडंबना है, या इसका प्रभाव है, या सोशल मीडिया का प्रभाव है, या कंप्यूटरी युग का प्रभाव है, या फिर रोजगार की वजह से जो लोग जुड़ गए हैं, दूर दराज तक जुड़ गए हैं रोजगार के लिए। बहुत सारे पहाड़ी युवाओं का या परिवारों का मल्टी सिटी में आना, फिर आना जाना करना, उन चीज़ों का इफेक्ट वहाँ तक भी पहुँचा। साधन ज़्यादा हो गए। जी, फिर भी मतलब कि है इंसानियत, या इंसान के लिए, दूसरे के लिए प्रेम भाव बहुत ज़्यादा है। यानी कि भूले भटके अगर कभी हम आपके गांव की साइड पहुंच गए तो निसंदेह पूरी व्यवस्था होगी हमारे लिए। मैं जरूर मैम, यथासंभव नहीं, जितनी वो मैं मानती हूँ। जी 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 जी।
बहुत खूब। आप अपनी रचना जी। रिश्तों को लेकर तो बात मैं चली ये तो कह रहा हमने था कि कहा रिश्तों चलो। को लेकर के, माँ बाप को लेकर के, भाई बहन को लेकर, मित्र दोस्त को लेकर के, इस तरह। तो ये एक पोइम मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा जी। मैम, की शीर्षक है मेरे माता पिता की आंखें। जी। मेरे शरीर को टटोलती, नापती, परखती, निरीक्षण करती जाती हैं मेरे माता पिता की आंखें। उनकी आशावान आंखों में मैं शिखर चूमता हूं, वैभव अर्जित करता हूं। मेरे उज्जवल भविष्य के सपने देखती जाती हैं मेरे माता पिता की आंखें। नम होती हैं कभी, कभी बेनींद होती हैं, मेरे लिए उदास होती हैं मेरी राह के, कभी मुस्कुराती है तो कभी भर सी आती हैं मेरे माता पिता की आंखें। इन विश्वस्त आंखों को मैं दिखता हूं। चहुं दिशा में जगत के बाग बगीचों से मेरे लिए सुख, शांति और खुशियां चुनते चुनते बुझती सी जाती हैं मेरे माता पिता की आंखें। इन आंखों के झरोकों से स्वागत के द्वार में आशीष देते हर त्योहार में, घर के बहुमूल्य सामान में, प्रांगण में, छत में, पूजा स्थल में, घर की हर दीवार में, बस मुझे ही निहारती जाती है मेरे माता पिता की आंखें। इन आंखों को मैं आसमान का तारा लगता हूं। इन आंखों को मैं आसमान का तारा लगता हूं, सूरज लगता हूं, चांद लगता हूं। लाख बुरा हूं पर मुझे ही सबसे प्यारा बतलाती हैं मेरे माता पिता की आंखें। बहुत खूब। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपका साहित्यकार है, आपका मन बहुत एहसासपूर्ण भावनाओं से भरा हुआ है, संवेदनशीलता है आप में, तो आपने महसूस कर लिया कि उनकी आंखें आपको हर पल टटोलती हैं, देखती हैं, निहारती हैं, आपको चांद का टुकड़ा समझती हैं, पल प्रतिपल आपके ऊपर उनकी निगाहें टिकी हैं जी। ये आपने महसूस कर लिया। लेकिन बच्चे आज के समय में माँ बाप की आंखों में क्या है, कहाँ महसूस कर पाते हैं? माँ बाप की आंखों को तो पता है वो बच्चे के लिए क्या महसूस करते हैं, पर बच्चे इतनी तवज्जो इस समय में क्या माँ बाप को दे रहे हैं? आज के संदर्भ में ऐसा थोड़ा बदलाव आया है। बच्चे इस स्तर से इस जितनी अपेक्षाएं पेरेंट्स को रहती हैं कि बच्चा मेरे बारे में ये विचार रखता हो, ऐसा नहीं है। फिर भी बहुत प्रेम करते हैं आज्ञाकारी, उसमें आज्ञा पालन में कमी तो आई है। हाँ, कमी आई है। फिर भी बच्चे अभी भी बहुत चाहते हैं पेरेंट्स को। ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें बिल्कुल ही भाव शून्य हो गए बच्चे, ऐसा भी नहीं है। पर शायद नौकरी के चलते, जिम्मेदारियों के चलते इजहार नहीं कर पाते, प्यार बता नहीं पाते कि कितना करते हैं। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि हम ही मौका नहीं दे रहे इन चीजों के लिए, हमने उनको दौड़ा दिया हुआ है। मुझे किस्सा याद आता है, बातों बातों में आज्ञाकारी की बात है, रिश्तों की बात है, कि जो मेरे पिताजी थे वो मेरे दादाजी के पांव दबा रहे थे। रात को पांव दबाने का रिवाज था, तो दबा रहे थे पांव, और दादा को नींद आ गई जी। सुबह 5 बजे 4 बजे दादा की जब आंख खुली तो हमारे पिताजी उनके पैर दबा रहे थे। तो दादाजी ने पूछा, अरे तुम अभी तक पांव दबा रहे हैं? कहते आपने मना ही नहीं किया जी। मतलब दादा सो गए जी, और पापा पूरी रात उनके पैर दबाते रहे। सुबह जब आंख खुली तो पैर ही दबा रहे थे जी। तो जब तक पिता का आदेश नहीं होगा कि बंद करो, तब तक पुत्र पैरों से उठेगा नहीं जी। तो वो श्रद्धा भाव जब हम सुनते थे तो हमें लगता था यार कितना भावपूर्ण जमाना था, आदर्शों का, सम्मान का। और अब तो अगर बच्चों से कहे थोड़ा पैर दबा दो, कहेंगे टाइम नहीं है, थोड़ा सा हाथ लगा के 2 मिनट में कहेंगे बस हो गया। हाँ,
ये है, ऐसा है ना, है। कितना समय जी, बदल जी, गया। जी, तो ऐसा है। वो श्रद्धा, वो जो सेवा भाव, पिता जब बचपन से ही बच्चा घर में देखता था तो बच्चों में भी आता था। जी, कहीं ना जी। कहीं शायद माता पिता भी बदल गए है ना, हाँ, माता पिता भी बदल गए वो भी हैं। देख रहे हैं कि उनके माता पिता नहीं सेवा कर रहे हाँ, अपने बुजुर्गों की, जी, जी, ये भी जी। कारण हो सकता है। हाँ, ये भी है। हाँ, चीजें बदल रही हैं, हम ही जिम्मेदार हैं, है ना, हम ही जिम्मेदार हैं जिम्मेदार बच्चों को है। बदलने में भी। बिल्कुल। और जब हम खुद अपने बच्चों को बहुत बड़ी इच्छाएं लेकर के उस तरह से उनको माहौल में डाल देते हैं तो वो भी इससे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं, कहीं नहीं जाइएगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं दस्तक में। केवल सिंह भारती जी हमारे साथ हैं, हमारे आज के मेहमान हैं, और उनके जीवन पर आधारित उनकी बातें, उनकी कविताएं, उनका जो अनुभव है जिंदगी के लिए, साहित्य के लिए, सब बातों पर बातें साझा हो रही है। बातों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। केवल जी, कविताओं की बात है या लघु कथा की बात है या पहाड़ी जीवन की बात है, आप एक बात सच सच बताइए। जी, आप चंडीगढ़ में जब चलकर आए, चंडीगढ़ तो प्लेन एरिया है, जी मैम। तो जब पहाड़ी आदमी हर वक्त पहाड़ी से नीचे उतरता है, ब्रेक लगा लगा के चलता है कि कहीं फिसल ना जाए, जी। तो क्या प्लेन एरिया में आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि पहाड़ी से उतर रहे हैं कुछ? हाँ। मतलब प्लेन एरिया और पहाड़ी एरिया की पगडंडियों पर चलने का अनुभव कैसा लगता है? हाँ, ये तो है कि वो हम एक्सपर्ट रहते हैं, हाँ। पहाड़ों में चलने के एक्सपर्ट रहते हैं, और प्लेन में चलना इतना दिक्कत आई नहीं कभी कि भी अब पहाड़ों से आए हैं या पगडंडियों से। लेकिन मैंने देखा है, एक बार कोई शिमला में ट्रांसफर होके शिमला से चंडीगढ़ में आए, जी, तो वो सड़क पर जा रहे थे तो ऐसे रुक रुक के ब्रेक लगा लगा के धीरे धीरे चल रहे थे। जी। तो उनकी वाइफ भी साथ में, तो मैंने पूछा भी इस तरह से क्यों चल रहे हैं? कहते अच्छा हाँ, हम लोग ना पहाड़ों पे चलने की आदत है ना, हम प्लेन पे भी वो ऐसे ही चलते हैं जैसे पहाड़ी उतर रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति नोट करता हो या खुद कभी दूसरा ही करता कोई ना कोई, खुद को तो पता नहीं होता। जी, कोई ना कोई मतलब नोट करता हो कि इसके चलने में थोड़ा तो पहाड़ी जीवन, फर्क है। पहाड़ों पे चलना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि प्लेन में ज्यादा अच्छा लग रहा है? ज़्यादा मज़ा, आनंद, जहाँ तक मैं आनंद की बात करूँगा तो पहाड़ों में चलने का। पहाड़ों में जैसे छोटी छोटी पगडंडियों में जीवन भर हम चले हैं, हाँ तो अपने आप में हर्ष होता है जी, कि चलने का कुछ आनंद बढ़ाता है। यहाँ पर संभल संभल के चलना पड़ता है, कोई व्यक्ति ने टकरा जाए जी, तो कोई गाड़ी ना आ जाए। जी, गाड़ी ना आ जाए। हाँ। ये है, तो वहाँ चलने का तो बहुत आनंद है। पगडंडियों सारा का जहां आनंद, हमारा। मतलब आधे दुख तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं अगर आप पगडंडी में चल रहे हैं। अच्छा जी, सच में कह रहा हूँ। वो किस कि तरह से? पता नहीं क्यों कि आसपास की आबो हवा अच्छी है, या प्राकृतिक सौंदर्य इतना है, या ऐसी जगह है, शांति है, शांति बहुत है। डलहौजी एरिया तो इतनी शांति है कि आप ऐसे पगडंडियों में चलेंगे निरोगी हो जाएंगे। समझ लीजिए कि आधे दुख या आधे रोग आपके वैसे चलने से ही दूर हो जाएंगे। बहुत खूब। तो चलो एक कविताओं की और रुख करते जी, हैं। जी मैम। चलते चलते एक दो कविताएं सुनते हैं जी, आपसे। जरूर। जी जी, एक कविता है मैम, जी। शीर्षक है सुकून का सागर। क्यों संदेश वहां से आता नहीं, क्यों कोई खैर खबर मिलती नहीं, उस जहां की जहां है मेरी माँ, मेरे पिता और मेरे दोस्त, जिनके बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं करता था। मेरे सारे सरोकार उनसे ही थे, एकमात्र उनको ही बताना चाहता था मैं अपनी उन्नति का स्तर। क्या बात है। जिनसे संपर्क का आज मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। एक भी बूंद सुकून भरी अब मैं क्यों नहीं जी पाता। एक भी बूंद सुकून भरी अब मैं क्यों नहीं जी पाता। तब जब माँ का आंचल था, तब जब माँ का आंचल था, सुकून का सागर सा लहलहाता था। ये है कविता में। वाकई एक और कविता निकालिए आप तब तक।
और हम अब अपनी बात जारी रखेंगे, आप कविताएं निकालिए। जी जी। वाकई जब हम तरक्की नहीं कर रहे होते, जी जी, यानी हम निकम्मे होते हैं जी, तब हमारे माँ बाप सर पे होते हैं, वो हमें डांटते रहते हैं, कुछ कर लो कुछ कर लो, कुछ बन जाओ, है ना, फलाने का बच्चा ये बन गया, तुम कुछ नहीं कर रहे। और जब हम कुछ बन जाते हैं तो देखने वाले नहीं होते। जी, सारी दुनिया देखती है लेकिन वो स्वाद नहीं रहता जो माँ और बाप की जो आंखें तरक्की को देखती हैं। चाहे कितना खूबसूरत घर बना लो, कितने खूबसूरत बच्चे बना लो, कितना बड़ा आशियाना कर लो, लेकिन जब माँ बाप ही नहीं है तो लगता है किसी ने देखा ही कहाँ है। देखने वाले आंखें तो परलोक में है। और ऐसा लगता है कि उस समय सुकून था, उस समय सुकून था कि माँ के छत्र जो कहते ना, मामा ठंडिया छावा। बिल्कुल, माँ से और पिता से ज्यादा तो कोई चाहत हो ही नहीं सकती संसार में। जी मैम, बिल्कुल, ये सभी जानते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि हम भावुक हो के रो पड़े कुछ खूबसूरत सी कविता ही सुन लेते हैं। जी जी, एक कविता मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ मैम जी। ये मुझे देश से क्या लेना, ये मेरा पहला काव्य संग्रह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये शीर्षक की कविता रखना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें। स्वागत स्वागत। मुझे देश से क्या लेना, ये शीर्षक कविता मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पर खतरनाक शीर्षक रखा है। सामने वाला ये सोचेगा कि केवल भारती जी को कह रहे हैं कि मुझे देश से क्या लेना, कोई सोचेगा आप कह रहे हैं। जी स्वागत है। अच्छा मैम, इसको मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे देश से क्या लेना विस्मयादि बोधक लगा है, आगे जो निशान लगा है हमारा विस्मयादि बोधक से अभिप्राय ये हुआ, मुझे देश से क्या लेना, चिंता का विषय है ये है। क्या आप ये सोच रखते हो कि मुझे देश से क्या लेना है? ये है मैम। जी बिल्कुल। जी मैम, प्रश्न करता हुआ शीर्षक है। जी जी, ऐसी सोच ना हो। पर एक साहित्यकार को जितना लेना देना होता है उतना किसी को नहीं होता। जी हाँ, साहित्यकार की जो नजर है और जो विजन है वो वही तरक्की देता है किसी देश को। कहते हैं कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य ही संभालता है। साहित्य भी दिशा और दशा देता है समाज को और आपकी रचना को ये भी। बहुत बड़ी बात आपने कही है मैम। और बहुत बड़ा सत्य आपने उजागर किया है कि साहित्य ही देता है। चाहे हम कोई भी अपना महाकाव्य ले लें, रामायण ले लें, महाभारत ले लें, तो यही तो दिशा दे रहे हैं, यही तो दिशा दे रहे हैं, ये काव्य ही है। सही बात है। जी मैम, कविता का शीर्षक है मैम मुझे देश से क्या लेना। मुझे देश से क्या लेना है भाई, देश भाड़ में जाए। मैं तो भक्त हूं, परम भक्त हूं, यूं समझो कि अंध भक्त हूं उसका जिसने मुझे चपरासी की नौकरी दी। अच्छा जी। जी, मेरा वोट उसके लिए ही है, मेरा तन उसके लिए ही है, मेरा मन उसके लिए ही है, थोड़ा बहुत जो मैंने कमाया है वो धन उसके लिए ही है। जिसने मुझे मनवांछित स्कूल दे दिया, मनवांछित दफ्तर दे दिया, मनवांछित पद दे दिया, जिस ठेके को मैं लेना चाहता था वो दे दिया, मुझे वही चाहिए, बस वही। मुझे देश से क्या लेना, मुझे देश से क्या लेना। वह बड़ा राजा है, वह बड़ा राजा है, भैया है, वो बड़ी महारानी है, दीदी है, अम्मा है, मैया है। वह बहुत बड़ा नेता है, वह बहुत बड़ी नेत्री है। भले ज़माने में जब मेरे दादाजी चाय की दुकान चलाते थे तब उन्होंने दुकान बनाने में बड़ी सहायता की थी। मेरे बड़े भाई को, मेरी बड़ी बहन को बड़े पदों पर नियुक्ति दिलाई उन्होंने। उन्हें कुछ मत कहना, उन्हें कुछ मत कहना, उनके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मुझे देश से क्या लेना, मुझे देश से क्या लेना। सीमा में सैनिक मरे या शहर में आम आदमी, केरल में हिंदू मरे या मुसलमान, असम बंगाल में रोहिंग्या आए या बांग्लादेशी, कश्मीर में ISI के झंडे दिखे या पाकिस्तान के, देश का हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है, सिख खतरे में है या ईसाई खतरे में है, स्वर्ण दलित को मारे
या दलित स्वर्ण को मारे, मेरी सेहत को क्या फर्क पड़ता है। ये डोकलाम, ये नोटबंदी, जीएसटी, सीएए, एनआरसी, मत चिल्लाओ, ये मेरी समझ से बाहर है। बस उसे पत्थर मत मारना, बस उसे पत्थर मत मारना जिसने मुझे ठेका देसी शराब खोलने का लाइसेंस दे दिया। क्या बात है, क्या बात है। मेरे दोस्त को फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी, उसे कुछ मत कहना। मुझे देश से क्या लेना, मुझे देश से क्या लेना। वह स्विस बैंक में जितना पैसा रखता है उसे रखने दो। वे रातों रात अरबपति बनता है, बनने दो तो बनने दो। वह यदि गैर नामी संपत्ति रखता है तो क्या हुआ, रखने दो, इतना तो चलता ही है। आपको क्यों मिर्ची लग रही है। वो मुझे जान से प्यारा है, एक बार कह दिया, जान से प्यारा है तो जान से प्यारा है, मुझे देश से क्या लेना, मुझे देश से क्या लेना। मेरे लिए वही राम है, वही रहीम है, वही हार है, वही जीत है, वही प्यार है, वही प्रीत है। आप सुनते क्यों नहीं। वो देश को बेच भी दे तो क्या, उन्होंने हमें जितना दिया वो कम है क्या। हमारी 3 पीढ़ियों ने सुख भोग लिया, हमारी 3 पीढ़ियों ने सुख भोग लिया, सब उनकी ही देन है। अब कैसा मोह, वे शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो करने दो, शक्ति मिलने पर सभी करते हैं। उनकी प्रत्येक कर्म को मैं सकारात्मक दृष्टि से लेता हूँ। उसी ने तो मुझे पूरा संरक्षण दिया है, तभी तो मैं उत्साहित हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ। मुझे देश से क्या लेना, मुझे देश से क्या लेना। बहुत खूबसूरती से, बहुत खूबसूरती से आपने कविता को रचा, घड़ा, दिशा दशा दी, क्योंकि ये व्यंग्यात्मक कविता है और जो ऐसी सोच वाले लोग हैं उन्हीं की वजह से देश में नुकसान हो रहा है जितना भी हो रहा है। और देश से साहित्यकार को तो बहुत कुछ लेना देना है, ये भी आपने बता दिया। बहुत खूब रचना, बहुत ही मुकम्मल तरीके से व्यंग्यात्मक शैली में सारी समस्याओं पे कलम चलती हुई कविता। बहुत बहुत साधुवाद जी, धन्यवाद। और केवल जी आप स्टूडियो में आए, इतनी दूर से चलकर आए और हमारे दर्शकों से बहुत सारी बातें साझा करी, पहाड़ी जीवन, पहाड़ी रास्ते, पगडंडियाँ और साथ में लघु कथा के साथ साथ कविताएं भी। आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैम कि बहुत बड़ा अवसर मेरे लिए ये है। ये छोटा सा एक छोटी सी घटना नहीं है या छोटे वाकयात नहीं है, मेरे लिए आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात है मैम कि आपने मुझे अवसर दिया, अपने स्टूडियो में बुलाया और इस तरह का बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मुलाकात हो गई आपकी केवल सिंह भारती साहब से और बहुत सारी व्यंग्यात्मक कविताएं सुने। सिलसिला जारी रहेगा, ये गुलिस्तां यूं ही महकता रहेगा। जल्द लौटेंगे, लेकिन आप किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। और बहुत जल्द लौटेंगे एक और मेहमान के साथ, लेकिन अभी इस वक्त हम दोनों को, यानी मुझे और केवल सिंह भारती साहब, हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।